मौसम विज्ञान में ना एक बड़ा ही सीधा और तार्किक नियम होता है। जब भी मौसम विभाग तूफान का अलर्ट जारी करता है, जैसे आसमान में काले बादल हों, हवाएं भयानक चल रही हों, तो ये मानकर चला जाता है कि कुछ पेड़ तो गिरेंगे ही। हाँ बिल्कुल। बिजली जाएगी या पुरानी इमारतें दरकेंगी, मतलब ये तो एक सीधा सा विज्ञान है ना। वही तो, कारण और प्रभाव। तूफान आएगा तो असर दिखेगा ही। लेकिन जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक तूफान आए, सारी भविष्यवाणियां बहुत डरावनी हो, लेकिन जब सुबह तूफान थमे तो पता चले कि जिस घर के गिरने की सबसे ज्यादा आशंका थी, वो पहले से भी ज्यादा मजबूत और विशाल हो गया है। एकदम सही। बाहर से देखने पर यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन राजनीति के मैदान में ठीक ऐसा ही कुछ 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में देखने को मिला। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी राजनीतिक तूफान और उसके पीछे के गणित को डिकोड करने जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये डिकोडिंग हवाई बिल्कुल नहीं होगी। इस विश्लेषण के लिए हमारे पास विकिपीडिया के विस्तृत चुनावी आंकड़े हैं, साथ ही एनडीटीवी, न्यूज लॉन्ड्री, बिजनेस टुडे और द सीएसआर जर्नल की ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और वो वाजिरामन रवि वाला लेख भी तो है। बिल्कुल। और जातिगत राजनीति की गहराई को समझने के लिए एक बहुत ही अहम एकेडमिक रिसर्च पेपर भी है, जो हमारी इस चर्चा का आधार बनेगा। तो इससे पहले कि हम इस राजनीतिक बिसात को समझना शुरू करें, सुनने वालों के लिए एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। आज हमारा काम सिर्फ एक विश्लेषक का है। हाँ, क्योंकि स्रोतों में ना कई तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शामिल है। सही कहा। और हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उनका पक्ष लेना या विरोध करना कतई नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ डेटा और रिसर्च के आधार पर ये समझेंगे कि दशकों पुरानी पार्टियों को अपने वजूद की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी। यही सबसे सही तरीका भी है, तथ्यों को एकदम निष्पक्ष होकर देखना। तो चलिए उस तूफान वाली रूपक से ही शुरू करते हैं। जब हम 2022 के नतीजों को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 182 में से 156 सीटें जीती। ये कोई सामान्य जीत नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। और 52.5% वोट शेयर। इसका सीधा मतलब है कि राज्य के आधे से ज्यादा वोटर्स ने एक ही बटन दबाया। लेकिन जो स्रोत हम देख रहे हैं वो बताते हैं कि ये राह आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। राज्य में इतने गंभीर मुद्दे उबल रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे सत्ता विरोधी लहर का एक ज्वालामुखी फटने वाला है। अगर हम सिर्फ कुछ महीनों पहले की घटनाओं को ही देखें ना, तो सुरक्षा पर बड़े सवाल थे। मुंद्रा बोट वाला मामला। हाँ, मुंद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई थी। सितंबर 2021 का ही आंकड़ा देखें तो वहां करीब 3000 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। बाप रे, 3000 किलो! और सिर्फ यही नहीं, जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत का दुखद मामला भी सामने आया था। एक ऐसा राज्य जहां शराबबंदी लागू है, वहां ये सब प्रशासन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। सड़क पर उतरने वाले लोगों की तादाद देखिए। मार्च में किसान पर्याप्त बिजली की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। और युवा भी तो सड़कों पर थे। हाँ, विपक्षी दलों ने वो महाव्यापम स्कैम वाला मुद्दा उठाया था, जो हेड क्लर्क की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला था। मतलब जरा सोचिए, 88,000 उम्मीदवार जिन्होंने सालों तक तैयारी की, उनका भविष्य अधर में लटक गया। वो बहुत निराशाजनक स्थिति थी। तो मेरा सवाल ये है, अगर हम इन सारे मुद्दों को एक साथ रखें, ड्रग्स, जहरीली शराब, किसान आंदोलन और पेपर लीक, तो ये तो तूफान का बिल्कुल सटीक अलर्ट था ना। कोई भी कहेगा कि रूलिंग पार्टी को नुकसान होगा, फिर इतनी बड़ी जीत कैसे संभव हुई? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि राजनीति में रोजमर्रा के मुद्दे और वोटिंग पैटर्न हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। मतलब हमें लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी सीधे काम करेगी और लोग गुस्से में वोट बदल देंगे, लेकिन चुनाव लड़ने का और जीतने का अपना अलग विज्ञान होता है। इसे हम अक्सर सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये शब्द बहुत भारी है, सोशल इंजीनियरिंग। असल में इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि समाज के अलग अलग हिस्सों और जातियों की पहचान को एक ऐसे छाते के नीचे लाना जहां उनकी सामूहिक पहचान उनके रोजमर्रा के गुस्से पर भारी पड़ जाए। अच्छा। जब कोई पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को जातियों के गणित के साथ पिरो देती है ना, तो बिजली या पेपर लीक जैसे मुद्दे अक्सर उस बड़ी पहचान के नीचे दब जाते हैं। वोटर सोचता है कि भले ही परेशानी है, लेकिन सत्ता में मेरा समुदाय पर सुरक्षित है। मतलब असली खेल मुद्दों का नहीं, बल्कि इस बात का था कि समाज किन धागों से बुना हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ उस अकादमिक रिसर्च पेपर का वो हिस्सा बहुत प्रासंगिक हो जाता है जो गुजरात के इतिहास की बात करता है।
ये जातिगत इंजीनियरिंग कोई नया आविष्कार नहीं है। हाँ, 1980 के दशक में कांग्रेस ने वो मशहूर खाम थ्योरी पेश की थी, KHAM। सही कहा आपने। माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में खाम का अर्थ था कोली, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। कांग्रेस ने बहुत चतुराई से इन समुदायों को एक साथ जोड़ा था। और इसका नतीजा ये हुआ था कि 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटों का विशाल बहुमत हासिल किया। लेकिन राजनीति में गठजोड़ बिना कीमत चुकाए नहीं बनता। इस खाम फॉर्मूले का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये हुआ कि राज्य के सबसे प्रभावशाली तबके यानी पाटीदार या पटेल समुदाय, उन्होंने खुद को सत्ता से बाहर महसूस किया। और यही वो दरार थी जिसने बीजेपी के उदय के लिए एक हाईवे का काम किया। पाटीदारों की उस नाराजगी ने सब बदल दिया। लेकिन अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके 2017 के चुनावों में आए तो एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। हाँ, 2017 में तो ऐसा लगा जैसे इतिहास का पहिया उल्टा घूम रहा है। वही तो, हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार आरक्षण आंदोलन उफान पर था और पाटीदार समुदाय बीजेपी से नाराज था। दूसरी तरफ अल्पेश ठाकुर ओबीसी समुदाय को कांग्रेस की तरफ खींच रहे थे। और जिग्नेश मेवानी दलितों की आवाज बन चुके थे। बिल्कुल, इन तीनों ने मिलकर बीजेपी की नींव को ऐसा हिलाया कि 2017 में बीजेपी सिर्फ 99 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 77 सीटों तक पहुंच गई। वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था, खासकर सौराष्ट्र के इलाके में। सत्ता हाथ से जाते जाते बची थी। तो फिर 2017 से 2022 के बीच ऐसा क्या जादू हुआ कि 99 सीटें सीधे 156 में बदल गईं? क्या उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया और लोग मान गए? मुझे ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। नहीं, सिर्फ चेहरा बदलना कभी इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। मेरी समझ से उन्होंने पूरे सिस्टम को जड़ से री इंजीनियर किया। कैसे? सबसे पहले विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पाटीदार समुदाय के लिए एक सीधा संदेश था कि सत्ता उनके पास वापस आ गई है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 10% EWS आरक्षण लागू किया गया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पाटीदारों के आंदोलन की मुख्य मांग ही आरक्षण थी। अरे हाँ, EWS ने उस आग को पूरी तरह से शांत कर दिया होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ा दाव, जो नेता 2017 में उनके लिए सिरदर्द बने हुए थे जैसे हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, उन्हें ही तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। एक सेकंड, अगर इसे एक उपमा से समझें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई पुराना वायरस आ गया हो। आपने फोन फेंकने के बजाय एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च कर दिया। ये तुलना बहुत सटीक है। रिसर्च पेपर में इसे खाप कहा गया है, KHAP। ये कांग्रेस के पुराने खाम का ही एक नया और अपडेटेड वर्जन लगता है। एकदम। खाप यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और पाटीदार। बीजेपी ने कांग्रेस के पुराने फॉर्मूले से जो फीचर काम के थे वो उठा लिए और जो बग था यानी पाटीदारों की नाराजगी, उसे फिक्स कर दिया। और पुराने खाम में मुस्लिम शामिल थे, लेकिन इस नए खाप अपडेट में उन्हें बाहर रखा गया। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर हिंदुत्व का एक बहुत ही मजबूत कवर लगा दिया गया था। अब डेटा देखिए, 2017 में बीजेपी ने 34 पाटीदारों को टिकट दिया था, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़ाकर 45 कर दी गई। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर चुनाव पूरी तरह से इसी खाप फॉर्मूले और जातिगत गणित पर लड़े जाते हैं तो फिर उन बड़े बड़े चुनावी घोषणा पत्रों का क्या मतलब रह जाता है? आपका मतलब विकास के वादे? हाँ, मतलब पार्टियां कहती हैं कि हम 2036 के ओलंपिक की तैयारी करेंगे, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। क्या ये सब इस जातिगत गणित के आगे सिर्फ एक दिखावा है? इसे ऐसे समझना चाहिए कि घोषणा पत्र और विकास के बड़े वादे कभी भी आधार नहीं होते। वो उस मजबूत जातिगत नींव के ऊपर बनी एक चमकदार इमारत होते हैं। अच्छा, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है? नहीं, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जैसे वादे एक खास तरह के शहरी और युवा वोटर को आकर्षित करने के लिए होते हैं। ये एक फील गुड फैक्टर लाते हैं। लेकिन जब बात जमीनी स्तर पर वोटर्स को पोलिंग बूथ तक खींचकर लाने की होती है तो वहां सामाजिक प्रतिनिधित्व ही काम आता है। मतलब वोटर विकास चाहता है, लेकिन वो विकास तभी उसे अपना लगता है जब कुर्सी पर उसका अपना आदमी बैठा हो। बिल्कुल सही। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। लेकिन इन स्थापित पार्टियों के इस पारंपरिक शतरंज में अचानक एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है, आम आदमी पार्टी। हाँ, उन्होंने पूरे खेल के नियम ही बदलने की कोशिश की। जब बाकी पार्टियां इन जटिल जातिगत समीकरणों को साध रही थी, तब इस नई पार्टी ने सीधे लोक लुभावन वादों के जरिए एक अलग ही सेंधमारी शुरू कर दी। और उनका तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने $1 ट्रिलियन जैसी भारी भरकम बातों को किनारे रखकर सीधे जनता के किचन और
उनके बटुए से जुड़े मुद्दे उठाए। बिल्कुल, सीधा हिसाब दिया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 15 लाख सरकारी नौकरियां, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए का भत्ता और मोहल्ला क्लिनिक। उन्होंने बाकायदा पर्चे बांटकर जनता को गणित समझाया कि हर परिवार 5 साल में 11 लाख से ज्यादा रुपए बचाएगा। बिजली बिल में बचत, स्कूल की फीस में बचत, पूरा एक्सेल शीट वाला हिसाब जनता के सामने रख दिया। और ये रणनीति पूरी तरह से असफल भी नहीं हुई। नतीजे में उन्हें 5 सीटें मिली और लगभग 13% वोट शेयर हासिल हुआ। अब 13% सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन वाजीरामन रवि के विश्लेषण के अनुसार ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसी वोट शेयर की बदौलत आम आदमी पार्टी को भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। सुनने वालों के लिए ये समझना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा असल में होता क्या है। क्या ये सिर्फ एक तमगा है? नहीं, इसके बहुत ठोस फायदे होते हैं जी। जो कि वो पहले ही दिल्ली और पंजाब में सत्ता में थे और गोवा में भी उन्हें 6% से ज्यादा वोट मिल चुके थे। इसलिए गुजरात के 13% ने वो कानूनी आवश्यकता पूरी कर दी। तो अब उन्हें पूरे देश में चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। हाँ, झाड़ू का निशान सिर्फ उनके लिए आरक्षित रहेगा। दिल्ली में ऑफिस के लिए जमीन मिलेगी। तो गुजरात चुनाव उनके लिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, ये राष्ट्रीय राजनीति में उनका पासपोर्ट था। ओह, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे बाजार में कोई नया आक्रामक स्टार्टअप आ जाए। वो मार्केट के लीडर को तो नहीं हरा पाया, लेकिन उसने पुरानी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जरूर निकल लिया। और यहाँ वो पुरानी कंपनी कांग्रेस थी। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम कांग्रेस की बात करें, आइए न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के आधार पर इस स्टार्टअप की जमीनी हकीकत देखते हैं। अक्सर जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। हाँ, आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा जोर एक बड़े शहरी इलाके सूरत पर लगा दिया था। सूरत पर ही क्यों? क्योंकि 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में उन्हें सूरत में 27 सीटें मिली थीं। तो उन्हें लगा कि सूरत उनका लॉन्च पैड बनेगा। गोपाल इटालिया और अल्पेश कथीरिया जैसे बड़े चेहरों को सूरत से मैदान में उतारा गया। लेकिन नतीजे? वो सूरत में बुरी तरह हार गए। इतना ही नहीं, जो नए स्थानीय निकाय चुनाव हुए वहां भी सूरत में उनकी सीटें 27 से गिरकर सिर्फ 4 रह गईं। यही तो इस चुनाव का सबसे बड़ा विरोधाभास था। तो फिर जो 5 सीटें वो जीते वो कहां से आईं? वो सीटें आई ग्रामीण और अर्धशहरी सौराष्ट्र और आदिवासी इलाकों से, जैसे बोटाद, डेडियापाड़ा, गरियाधार। इन इलाकों में उनका कोई बहुत बड़ा शहरी कैंपेन नहीं था। ये डेटा बहुत कुछ कहता है। उदाहरण के लिए डेडियापाड़ा से आदिवासी नेता चैतर वसावा जीते। बोटाद का मामला तो और भी तकनीकी है। हाँ, बोटाद में उमेश मकवाना की जीत का मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। वहां लेवा पटेल समाज के वोट बीजेपी और कांग्रेस के बीच बट गए और कोली पटेल समुदाय के वोट एक तरफा होकर आम आदमी पार्टी के मकवाना को मिल गए। और दूसरी तरफ जो उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे इसुदान गढ़वी, वो खंभालिया से हार गए क्योंकि वहां अहीर समुदाय का भारी दबदबा था। और उनका मुकाबला बीजेपी के मजबूत नेता मुलू बेरा से था। क्या ये कहना गलत होगा कि सूरत पर हुआ ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए एक जाल बन गया? मतलब आपने अपनी पूरी मार्केटिंग बड़े शहर में की, जबकि आपके असली ग्राहक तो गांव में बैठे हैं। एकदम सही विश्लेषण है। उन्होंने शहरी असंतोष को बहुत ज्यादा आंक लिया। शहर में बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत था कि उसे भेद पाना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े पीड़ित पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब एक नए दल ने 13% वोट काटा, तो इसका सीधा और सबसे भयानक नुकसान कांग्रेस को ही हुआ। एनडीटीवी के आंकड़े गवाही देते हैं कि ये कांग्रेस के लिए एक आपदा थी। उनका वोट शेयर 41.4% से गिरकर 27.28% रह गया। जो पार्टी सिर्फ 5 साल पहले 77 सीटों पर थी, वो सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई, 3 दशकों में सबसे कम। और द सीएसआर जर्नल और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों में तो कांग्रेस सिर्फ एक नगरपालिका तक सिमट कर रह गई। सिर्फ एक? ये तो पूरा ढांचा ही चरमरा गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कोई नई पार्टी आकर वोट काट ले वो समझ आता है, लेकिन कांग्रेस जैसी दशकों पुरानी पार्टी अपनी मजबूत नींव को बिखरने से क्यों नहीं रोक पाई? देखिए, नई पार्टी तो सिर्फ एक ट्रिगर थी, असली बीमारी अंदर थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस के अंदर भयंकर गुटबाजी चल रही थी। हाँ, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि गुजरात कांग्रेस के 20 से 30 नेता शायद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जरा सोचिए, जब शीर्ष नेतृत्व को ही अपने नेताओं पर भरोसा ना हो, तो आम जनता और एक जमीनी कार्यकर्ता उन पर कैसे भरोसा करेगा? बिल्कुल। जब कैडर को ये संदेश मिले कि घर अंदर से टूट रहा है,
तो वफादार वोटर भी नए विकल्प तलाशने लगता है। और ये संकट 2024 के लोकसभा चुनावों तक दिखा। हाँ, इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने अपनी पारंपरिक सीट भरूच आम आदमी पार्टी को दे दी, जो अहमद पटेल का गढ़ मानी जाती थी। ये स्थानीय नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका था। आपने अपनी ऐतिहासिक विरासत बिना लड़े एक नई पार्टी को सौंप दी। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी पुरानी सामाजिक पकड़ खो दी। तो अब हम इस विस्तृत चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद ये समझना स्पष्ट हो जाता है कि ये चुनाव सिर्फ हार-जीत का खेल नहीं था। ये असल में 3 अलग-अलग कहानियों का संगम था। एक तरफ बीजेपी की कुशल सामाजिक इंजीनियरिंग और खुद को अपडेट करने की क्षमता, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के रूप में एक राजनीतिक स्टार्टअप का उभरना, जिसने लोक लुभावन वादों से सेंध लगाई। और तीसरी तरफ एक पुरानी पार्टी के अपने अंतर्विरोधों और गुटबाजी के कारण अस्तित्व बचाने का संघर्ष। तो तूफान तो वाकई आया था, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि पड़ोस का पुराना घर अंदर से कितना खोखला हो चुका था। बिल्कुल। अब इस विश्लेषण को समेटते हुए सुनने वालों के लिए सोचने का एक अंतिम बिंदु छोड़ना चाहूंगा। अक्सर चुनावों में हम शिक्षा, मुफ्त बिजली और आधुनिक विकास के बड़े-बड़े वादे सुनते हैं। लगता है राजनीति बदल रही है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। जब भी बात नतीजे तय करने की आती है, तो सारा गणित वापस पारंपरिक, जातिगत पहचान और सामाजिक समीकरणों पर ही आकर क्यों टिक जाता है? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में भारत की राजनीति कभी पूरी तरह से इन जातियों की सीमाओं को तोड़ पाएगी, या यही हमारी चुनाव प्रणाली का सबसे कड़वा और अटल सच रहेगा? ये सच में गहराई से सोचने का विषय है।